नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ शरद दुबे जुड़ेंगे। उसी के बाद स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले कॉल्स कौन से होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, दूसरे दिन लगातार निफ्टी कल सपाट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी में कल भारी गिरावट दिखी। करीब 1% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ, लेकिन आज करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 22,850 के आसपास कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों से भी मिले जुले ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। निके की बात करें तो यहाँ पर आधे % की गिरावट है। कॉस्पी यानी कोरिया के बाजारों में भी करीब आधे % की गिरावट दिखी है, लेकिन हांगकांग के बाजारों में करीब 350 अंकों की तेजी के साथ 1% की तेजी यहां पर दिखी है। तो मिले जुले कारोबार, एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। वही अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर कल के सत्र में नरमी दिखी। तीनों ही इंडिसेस लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स की बात करें तो 550 अंकों की गिरावट, 1% से ज्यादा की कमजोरी यहां पर दिखी। नैस्डैक आधे % नीचे बंद होता हुआ नजर आया। वही S&P 500, याद रखें कल सुबह हमने इसी शो पे चर्चा की थी, S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, लेकिन उन लेवल से थोड़ी सी गिरावट और कल S&P 500 में करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन आज सुबह नहीं दिखा है, लेकिन याद रखें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हर रोज़ कुछ कमेंट्री निकल कर आ रही है टैरिफ्स को लेकर, जिसके चलते ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में पिछले कुछ दिनों से इम्पैक्ट दिखा है। इसी के साथ फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और फेडरल रिजर्व के जनवरी के बैठक की मिनट्स आई थी कुछ दिनों पहले, और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई थी। तो उसके चलते भी कुछ अनसर्टिनिटी है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल बाजारों पर दिखा है। याद रखें कई सारे ट्रिगर्स होंगे और हमने बताया कि वॉलमार्ट यहाँ पर करीब 6.5% की गिरावट कल के सत्र में दिखी। नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में हल्की सी तेजी के साथ यहां पर कारोबार दिखा। लेकिन वॉलमार्ट में 6.5% की तेजी और इसी के चलते अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तीनों ही सेक्टोरल इंडिसेस गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर मिला जुला कारोबार था। फुट्सी आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक्स में भी 0.6% की गिरावट दिखी। वही कैक की बात करें तो यहाँ पर हल्की सी मजबूती 0.2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन डॉलर इंडेक्स, याद रखें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक्शन दिखा है। 110 के आसपास चढ़कर फिर एक बार नरमी दिखी है। इनफैक्ट आज सुबह डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो डॉलर में जो पिछले कुछ दिनों से मजबूती दिखी थी वो फिर एक बार कमज़ोर होती हुई, जो एक पॉजिटिव है भारतीय बाजार और इंडियन रुपी के लिए। कच्चे तेल की बात करें तो याद रखें 5वें दिन लगातार कच्चे तेल में आज के सत्र में तेजी दिखी है। $76.6 पर बैरल के आसपास, $76 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ, और इस हफ्ते 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी कच्चे तेल में दिखी है। वही WTI क्रूड की बात करें तो ये भी $72.65 के पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ पूरे हफ्ते लगातार 5 दिन कच्चे तेल में हमने तेजी दिखी है। वही सोने की बात करें तो पूरे हफ्ते हमने इस पर भी हेडलाइंस पढ़ी है, जहां पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना कारोबार करता हुआ। ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अनसर्टिनिटी है, जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आई, और इसी के चलते स्पॉट गोल्ड आज फिर एक बार तेजी के साथ कारोबार $2,950 पर आउंस के आसपास। वही सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो ये भी $33 पर आउंस के आसपास कारोबार। इन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में, सोने और चांदी में लगातार पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है, और हर रोज़ ऑल टाइम हाई लेवल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं।
FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, बीच में एक दिन खरीदारी का आंकड़ा दिखा था, लेकिन फिर एक बार बिकवाली पिछले 2-3 दिनों से दिखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,300 करोड़ रुपए के शेयर कल के सत्र में बेचे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 3,900 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6,200 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ की खरीदारी। वही स्टॉक ऑप्शंस करीब 730 करोड़ की खरीदारी यहां पर भी दिखी। लेकिन FIIs फिर एक बार बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 11 में से 10 सत्रों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की है कैश मार्केट में, और कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इसके अलावा FNO बैन की बात करें तो याद रखें, पिछले कुछ दिनों से मनप्पुरम फाइनेंस ये स्टॉक FNO बैन में रहा है और उसे कंटिन्यू किया गया है। आज के सत्र में भी मनप्पुरम फाइनेंस FNO बैन में रहेगा। लेकिन कल के सत्र की सुस्ती के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक में कल अंडर परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन निफ्टी तो एकदम सपाट बंद होता हुआ नजर आया। आज कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीषा। मार्केट के अंदर ऑल दो प्रेशर तो है ही आपको, और एक भी दिन हमने रिकवरी का नहीं देखा। ऑल दो हम भले ही 10-10 पॉइंट से टूट रहे हैं, बट हम टूट रहे हैं और कोई भी पॉजिटिविटी मार्केट्स के अंदर प्रवेल नहीं कर रही है। अगर आ भी रही है इन एनी हाउ तो सस्टेन नहीं कर रही है। तो मार्केट्स आर इन द डीप ट्रबल, अभी तो प्रेशर में है। और दूसरा, ये हफ्ता हम खत्म करने जा रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे पॉइंट्स में आपने एक पूरी चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा, वो थी 22,800। या तो आप इसी को सेलिब्रेट कर लो कि देखो जी हमने 22,800 नहीं तोड़ा, या तो आप इस चीज का थोड़ा दुख कर लो कि भाई 23,000 ही नहीं पा पाए आप, तो और क्या पाओगे आप। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉक में हो। आप उस ब्लॉक में हो कि जो 22,800 के ना टूटने वाले की खुशी मना रहा है, या फिर आप उस ब्लॉक में हो जिसको लगता है कि देखो हमने 23,000 भी लेवल तोड़ दिया और हमने झक मार ली पिछले 4 दिन से, हम 23,000 को ही नहीं पार पा रहे और लेवल तो क्या पाएंगे। तो मार्केट्स आर इन वेरी टाइट रेंज। ये टाइट रेंज तभी बनती है जब ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन होने जा रहे हो। टिपिकली थोड़ा लेंथी सेशन है, इस बार का लंबा एक्सपायरी का सेशन भी था। तो हम डेरिवेटिव एक्सपायरी 27 तारीख की देखेंगे। अब जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें थोड़ा एक्सपायरी का प्रेशर बनेगा मार्केट में। तो एक राउंड ऑफ तेजी या मंदी की और के लिए आप नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर होना। आज का दिन तो कुछ भी नहीं होगा फिर से, तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए जरूर प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए अपने फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह सब कुछ तैयार रख लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर FIs तो है नहीं मैम, ये तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिना FIs के आप कितनी कितनी अच्छे अच्छे ट्रिगर्स भी लेके आए, लेकिन वो सब बेकार होते जा रहे हैं। तो अभी FIs का वेट करो। जब तक FIs सब्सटेंशियल अमाउंट में मार्केट के अंदर नहीं आते या फिर उनका ट्रेंड पॉजिटिव होके बायर्स नहीं बनते, तब तक थोड़ा देख देख के आपको ट्रेड करना होगा। उसके अंदर कोई जल्दबाजी भी ना करें। एक तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये है कि लेवल्स के लिहाज से लेवल्स रिमेन्स द सेम है। 22,800 का सपोर्ट है, 23,000 पहला रेजिस्टेंस, 23,200 रेजिस्टेंस दूसरा नंबर का, 23,350, 450, 550, 650, फिर 800 तक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ठीक, तो आपके पास सपोर्ट के नाम पे 1 है, रेजिस्टेंस के नाम पे 8 है। तो आप 22,800 का एक सपोर्ट मान के चले। 3 प्रिंसिपल्स फिर से मैं बोलता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा। पहला, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं है और एकदम से निराश नहीं होना। सेकंड पॉइंट, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स का सिलेक्शन करो, थोड़ा एक्यूमुलेशन का स्टांस रखो। बस ये 3 चीजें अभी भी आपको अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रखना है। और आप ये देख रही हैं आशीषा, आप तो रोज ही फोन पे मेरे से बात करती हैं, आपने खुद फील किया कि इन तीनों प्रिंसिपल्स के बेनिफिट तो हुए हैं आपको, और हमने आपको रोका भी है बैक टू बैक, है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपके काम आ रही हैं। फिलहाल अभी आप थोड़ा अपने आप का साइडवेज कंसोलिडेशन का फिर से मार्केट रहेगा। आज 22,800 को बचाने की पूरी दिन भर की प्रोसेस निकल जाएगी। और 49,000 बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। और पहला सपोर्ट 49,300 का है, वो तो टेस्ट हो जाएगा, बट 49,000 दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। नेक्स्ट वीक होगा जो भी होगा। आज तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ खास बड़ा होने जा रहा है मार्केट के अंदर।
ठीक है, तो इंडेक्स लेवल पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं होगा, साइडवेज टू नेगेटिव रिएक्शन दिखेगा। 22,800 और 49,000 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। और आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, उनका मानना है कि साइडवेज से नेगेटिव रिएक्शन आज इंडेक्स लेवल पर दिखेगा। आप बताएं आपकी क्या रणनीति होगी, और नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी भी होगी, तो काफी वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते नजर आ सकती है। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो बिल्कुल मैं भी डिम्पी जी के राय से सहमत हूँ। डेटा पॉइंट्स सभी अभी भी नेगेटिव है, और अगर आप गए 6 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो बस 22,900 प्लस माइनस 100 पॉइंट के रेंज में ही हम ट्रेड हो रहे हैं। टेक अवे वही है, गए 2 दिन से 23,000 ब्रेक करने की कोशिश जरूर की थी निफ्टी ने, पर कहीं ना कहीं असफलता मिली है, और जो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। 22,750 ये बहुत ही एक अहम स्तर रहेगा निफ्टी के लिए स्पॉट बेसिस पे, और ऊपर में 23,100 एक रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ईदर एंड ऑफ द रेंज ब्रेक ना हो तब तक आपको कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। और जिस तरीका डेटा प्लेसमेंट है, चार्ट स्ट्रक्चर है, तो अभी भी 22,750 जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो ब्रेक होने का डर बना हुआ है। अगर ब्रीच करता है वो रेंज तो आप 22,450 या 22,500 ये लोअर एंड की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो कुल मिला के अभी भी नेगेटिव ट्रेंड जारी है बाजार में, और बाइंग की राय 22 जब तक 23,100 पार ना करे तब तक कोई बाइंग की राय हम हमारे तरफ से नहीं रखना चाहेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स लेवल पर ये राय, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अक्षय आज सुबह जो बनेंगे? जी, तो फार्मा में सिप्ला ये स्टॉक चुना है। एक ओवरऑल फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग रुझान जरूर दिखी थी, बट टैरिफ के चलते एक गैप डाउन हमने 2 दिन पहले देखी, बट पूरे गैप रिकवर करा है। तो सिप्ला का सेटअप सबसे बढ़िया है। फार्मा सेक्टर में एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 1457 ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा आपका बाइंग पोजीशन पे। हल्की सी डिप में बाय करे तो बेहतर रहेगा, और ऊपर में 1497 और 1515 ये 2 टारगेट के लिए आप सिप्ला में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। सेक्टर से सिप्ला पर खरीदारी की राय, जहां पर 1505 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और 1457 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। याद रखिए, जब से ट्रंप ने फार्मा पर टैरिफ्स लगाने की बात की है, काफी वॉलेटिलिटी इस सेक्टर में दिखी है। अक्षय, शुक्रिया पूरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। in association with SBI. Be scam safe. 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहाँ आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। सर, मुझे क्रिप्टो करके लाइफ बनानी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ। कॉन्फिडेंस चाहिए? Come on, you have to land it. कॉन्फिडेंस नहीं है? कैप्टन, इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। CoinDCX क्रिप्टो कोच, लर्न करो, क्रिप्टो करो। सर, आप स्माइल कर रहे हैं? मैंने भी सीखा है। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. सुशासन के 7.5 साल, डबल इंजन की सरकार। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के किसान बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये डबल इंजन सरकार की कार्य है। उत्तर प्रदेश में 2,86,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से 89,477 करोड़ रुपए भेजे गए, तो गन्ना किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 58 लाख से ज्यादा किसानों को 47,535 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। 63,000 से ज्यादा किसान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना
कल्याण योजना से लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तकरीबन 294 करोड़ रुपए की मदद से लगभग 35,000 तालाब निर्मित हुए। इससे सिंचित जमीन में 77,169 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 76,000 से ज्यादा सोलर पंप दिए गए। You cool when you're driving, it's a chill car. It's new Tata Tiago. New tech, new style, new colors. It's a chill car. Indian markets are going to be getting a booster shot. Hi, good morning. You're watching The Market right here on ET Now. Indian markets are at an all-time high. You could really pinch yourself to say, is it the same market? All factors align wonderfully well for us. Nifty is now up a staggering 2,000 points. That impacts the market mood like no other. First rates will just start coming up on your screen. There's a lot of green on the screen today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। सीधा चलते हैं शरद के पास जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, एक सीआईई ऑटोमोटिव के नतीजे आए हैं, लेकिन उसके अलावा खबरों के दम पर भी कई स्टॉक्स फोकस में। जी बिल्कुल आशीषा, खबरों के दम पे स्टॉक्स फोकस में, लेकिन मैक्रो न्यूज फ्लोज भी बहुत आ रहे हैं, तो उसको क्या है कोरिलेट करना और दर्शकों को बताना कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने कहा सीआईई ऑटोमोटिव अर्निंग्स आए हैं, पर वीक सेट ऑफ अर्निंग्स आए हैं। उसकी ब्रेकअप करें तो रेवेन्यू जो है 6% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर नेट प्रॉफिट जो है थोड़ी एडजस्टमेंट्स हुई है तो आपको देखने ऊपर साइड में देखने मिल रहे हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन दोनों ही खराब आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं, वीक सेट ऑफ नंबर्स ओवरऑल आया है यहाँ पे। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो याद रखिए CDSL पे नज़र रखेंगे, और NSDL जो है इनका जो काउंटर पार्टी है, ये लगभग NSDL 3,000 करोड़ तक की IPO जो है लॉन्च कर सकती है अगले महीने में। तो CDSL और BSE दोनों स्टॉक्स में थोड़ी हलचल देखने मिल सकती है। हालांकि वैल्यूएशंस पता नहीं है तो क्या कैचअप होगा वो देखना होगा, और दोनों के जो मॉडल्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑफकोर्स अलग अलग एक्सचेंजेस पे जो है इनका ज़्यादा काम होता है। CDSL का ऑफकोर्स BSE में होता है, और NSDL का देखें तो NSE में होता है। FMCG कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। एजेंसी से रिपोर्ट आ रहा है कि जो इंडिया के रिफाइनर्स हैं उन्होंने महंगे पाम ऑयल के जो ऑर्डर्स हैं मलेशिया से उनको कैंसिल कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए कि इसके बाद जो है इनको जो पाम ऑयल है कोई दूसरे देशों से लेना पड़ेगा, जैसे कि अर्जेंटीना हुआ जो ये सब सप्लाई करता है। भारत में खुद जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और यूजेज के कारण जो है FMCG कंपनीज जो है पाम ऑयल ले नहीं पाते डोमेस्टिकली ज़्यादा, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डेल्टा कॉप की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा टेक गेमिंग जो है, जो अड्डा 52 का ब्रांड है, वो डिजिटल वर्क्स को बेचने वाले 491 करोड़ रुपीज़ में। अब ये आम उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं रहेगी। सिप्ला में दो न्यूज़ फ्लो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सब पॉजिटिव है कि US FDA अप्रूवल आई है ब्लड कैंसर ड्रग के लिए, और नेगेटिव है कि जो नवी मुंबई में उनकी प्लांट है वहाँ पे उनको फॉर्म 483 का 2 ऑब्जर्वेशंस आया है। M&M फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन तीनों को नज़र में रखिएगा, क्योंकि खास करके M&M फाइनेंस में जो M&M है एक फंड रेज डील की अनाउंस की है, जहाँ पे राइट्स इशू जो है लगभग 3,000 करोड़ का रहेगा, और महिंद्रा लाइफ स्पेस जो कि M&M का एक और आर्म है, वहाँ पे वो राइट्स इशू के जरिए 1,500 करोड़ जो है कंपनी को देंगे। तो इन दोनों ग्रुप कंपनीज के लिए जो है पेरेंट कंपनी ने राइट्स इशू करके कैपिटल रेज किया है, ये अनाउंसमेंट है अगर सिंप्लीफाई करें तो। नारायण हृदयालय के लिए भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। 1100 बेड का हॉस्पिटल कलकत्ता में उसकी फाउंडेशन ले की गई है, और जो पहला फेज़ है वहाँ पे 900 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने वाली है। अब मैं कोलकाता रीजन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होता है आपका, खासकर कि बांग्लादेश और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को लेके। तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, और हॉस्पिटल इकोनॉमी जिसे कहते हैं, वो जो है कैलकाटा में बसा हुआ है। इसके अलावा M&M टाटा मोटर्स के लिए जो है, या आप कहें 4 व्हीलर्स जो EV सेगमेंट है उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए जा रहा है, और इसका एक ही कारण है, टेस्ला। यहाँ पे बात करें तो टेस्ला जो है अपने इंडिया मार्केट में जो एंट्री ले सकती है, पहला EV शिपमेंट आ सकती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है डायरेक्टली बन के शिप हो सकते हैं, और
फ्यू थाउजेंड कार्स का जो है एजेंसीज ने कहा है, कुछ चंद हज़ार का गाड़ी होने वाले हैं और जो सेल्स है टेस्ला में वो शुरू हो सकती है थर्ड क्वार्टर इस साल, यानी कि आप कह सकते हैं Q3 कैलेंडर ईयर 2025। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जहाँ पे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कार की प्राइसिंग रहेगी वो 21 लाख से जो है शुरू हो सकती है और टेक्निकली ये जो सबसे सस्ता वेरिएंट है टेस्ला का वो इंडिया में पहले लॉन्च हो सकता है। तो ऑफ कोर्स बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये एनालिस्ट कम्युनिटी और स्ट्रीट जो है देख रहे हैं। इसके कारण ही आप देख रहे हैं कि M&M, टाटा मोटर्स, इनमें जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो है सस्टेन्ड एक हफ्ते से 10 दिन तक देखने मिल रही है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ऑटो सेक्टर में कंपटीशन बढ़ती हुई, लेकिन शायद आप बताएं, क्या आप टेस्ला की गाड़ी लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो मैं सीख रहा हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी पहले मैं सीख लूँ कैसे चलाया जाता है। हाँ। और इंडिया में एक हाइब्रिड कार है जो मेरे पापा के पास है ऑलरेडी एक हाइब्रिड कार, बट प्रॉब्लम है कि 99% ऑफ द टाइम हम तेली पे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है ही नहीं, तो कहाँ चार्ज करेंगे, जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले तो चार्जिंग स्टेशन आना चाहिए। अगर हम EV बना रहे हैं इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में सबको लाना पड़ेगा एक साथ। तो शहर में हम लोग जरूर रहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि कहाँ पे गाड़ी रखें, जगह का प्रॉब्लम, उसके बाद कहाँ चार्ज करें, तो प्रॉब्लम आ रहे हैं। बट ठीक है, कुछ बढ़िया चीज़ है, फ्यूचर का चीज़ है, तो उस पर ज़रूर देख के बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत भरे हुए हैं, बट हमें सरवाइव करना है। और गाड़ी चलाए कहाँ से वो बताओ, हर जगह खड्डा है। बिल्कुल। तो कंपटीशन बढ़ती हुई ऑटो सेक्टर पर पिछले कुछ दिनों से इसका इम्पैक्ट भी दिखा है और कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कौन से स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पे, जहाँ पर एलारा ने जो है इनिशिएट किया है कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 930 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो ट्रांसमिशन एबिटा है वो डबल हो सकता है अगले 3 साल में 7,600 करोड़ पर। और जो मुंद्रा डिस्कॉम है उसमें वो एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी के लिए और स्मार्ट मीटर जो है एक की ग्रोथ ड्राइवर रह सकता है कंपनी के लिए। और उनका मानना है कि जो एबिटा CAGR है वो 26% से ग्रो हो सकता है, वहीं EPS CAGR जो है 29% से ग्रो हो सकता है ओवर FY 24 से 27 के बीच में। इसी के साथ साथ इंडियन होटल भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस 856 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुंबई का जो मार्केट है IHCL के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, जिसके चलते कंपनी को जो अच्छा बेनिफिट देखने मिल सकता है। और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है दिल्ली और मुंबई में, उसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है जनवरी में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है JSW एनर्जी, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस 545 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। रीसेंट बीट जो रीजनेबल प्राइस पे था और एबिटा जो है वो 24% CAGR से ग्रो हो सकता है ओवर FY 24 से 28 के बीच में। और जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो एबिटा है उसमें भी जो है 52% की CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूटिलिटी कंपनीज में। आखिर में बात करेंगे इंडियन फार्मा सेक्टर्स पर, जहाँ पर सिटी ने नोट निकाली इंडिया फार्मा पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की जो जेनरिक्स और API का जो US एक्सपोर्ट है वो उसके लिए जो टैरिफ है वो अभी अनलाइकली है और अनसर्टेनिटी जो है स्टॉक में देखने को अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक्स में जो है अभी भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और सिटी ने जो है प्रीफर किया है बाय रेटिंग डिवीस लैब्स, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा का, जिनका जो है US के लिए जो एक्सपोजर है वो कम है। और सिटी का मानना है कि जो जेनरिक हैवी नेम्स है उसको अवॉइड करने की सलाह दी है सिटी ने। ठीक है, तो रिफाइनर्स पर सिटी की रिपोर्ट, जहां पर उन्हें OMC इस पर एक रिपोर्ट निकाली है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां फोकस में रहेगी। JSW एनर्जी, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग 545 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर दिया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर इलारा ने इनिशिएट किया है कवरेज, 930 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर रखा है। उनका मानना है कि कंपनी 26% का एबिटा CAGR और करीब 30% का EPS CAGR अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर अब नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी, सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, ग्लोबल मार्केट्स में सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई, ग्लोबली अनसर्टेनिटीज है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनाए सोने और चांदी पर?
गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और कल हमने जो यूएस का डेटा देखा वो भी थोड़ा वीक होता हुआ आया था। हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पर रहेगा और आज खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि कल थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड था, आज हमें लगता है कि एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। तो सिल्वर के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 96,600 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 95,980 का लगाएं। टारगेट लग रहा है 97,700 तक आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में आज भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं चांदी पर। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल पूरे हफ्ते 5 और दिन लगातार वहां पर भी तेजी दिखी है। 2.5% की तेजी ग्लोबल ऑयल मार्केट में इस हफ्ते अब तक। यहां पर किस तरह की रणनीति बनाए? देखिए, क्रूड में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है। हमें लगता है कि आज भी मार्केट थोड़ा रेंज में ही रहेगा। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यूएस की इन्वेंट्री को थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आज के लिए भी इसका रेंज 6,200 से लेकर 6,400 के बीच रहेगा। हमें लगता है इस रेंज के बीच में इसमें रोल प्ले हो सकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, यहाँ पर हमें एल्युमिनियम में खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो एल्युमिनियम में करीबन 262 में खरीदारी करें। 260-50 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 266 तक देखने को मिल सकता है। तो एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पर खरीदारी की राय, जहां पर 266 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए।